तो ये नेताओं को अपने साथ ला रहे हैं ताकि वो सब मिलकर ट्रंप का सामना कर सके, अकेले वो कर पाए या ना कर पाए। माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जोर इस बात का है कि इलाकों को छोड़ने के लिए यूक्रेन को राजी होना ही होगा, यही रूस की शर्त है। दूसरी तरफ यूक्रेन जो ठोस सुरक्षा गारंटी की मांग करेगा, वो अमेरिका और यूरोप के देश बिना नेटो के ये गारंटी फिर यूक्रेन को देंगे। यूक्रेन के जहां तक नेताओं की बात है, वो इससे सहमत सार्वजनिक तौर पर तो नहीं है। यूरोप के नेताओं की बात करते हैं, इस दौरान वो डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह करेंगे कि अमेरिका यूरोप और यूक्रेन को मझधार में ना छोड़ दे, बीच में अलग ना छोड़ दे। तो पूरी दुनिया की निगाहें इस समय व्हाइट हाउस पर होंगी। रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज रात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। बातचीत के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। आज रात व्हाइट हाउस में जो उनकी मुलाकात होगी, उसमें उनको अब यह तय करना है वो अपने देश का कौन सा हिस्सा कटवाने को या गंवाने को तैयार है। इस अहम बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जो यूरोप के बाकी बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं इस समय अमेरिका, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कोई भी स्थायी समाधान के लिए यूरोप का भी इस चर्चा में शामिल होना जरूरी है। यूरोप के नेताओं में जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, वो शामिल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर मौजूद हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी शामिल है। यूरोपीय यूनियन के यूरोपीय आयोग के जो प्रमुख है उर्सुला वॉन डेर लियन, वो मौजूद रहेंगी। और मुलाकात का जो कार्यक्रम है वो आज रात, यानी आज की रात 9:30 बजे यूरोप के जो नेता है वो व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। उनका भव्य वहां स्वागत होगा। रात 10:45 भारतीय समय राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का स्वागत करेंगे और फिर उन दोनों के बीच बातचीत होगी। पिछली बार जब वो व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो उनको काफी डांट डपट हो गई थी उनके साथ, लेकिन इस बार उम्मीद यह है कि बहुत ही शांतिप्रिय माहौल में चर्चा होगी। रात 11 बजे ट्रंप और ज़ेलेंस्की की द्विपक्षीय बातचीत, केवल उसमें ट्रंप और ज़ेलेंस्की होंगे, द्विपक्षीय बातचीत होगी। रात 11:45 पर ट्रंप यूरोपीय नेताओं का स्वागत करेंगे और मध्य रात्रि के बाद यानी रात 12:30 बजे ट्रंप, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की बहुपक्षीय बैठक एक साथ होगी और इसके बाद ही कुछ निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है। लेकिन अब तक डोनाल्ड ट्रंप यह दावा करते रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया में जो कई जंग हो रही थी उसको रुकवा दिया है, सीज फायर करवा दिया है। वो खुलकर इसके लिए अपने आप को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बताते हैं और इसी पर तंज कसते हुए अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री और उनकी राजनीतिक विरोधी हिलरी क्लिंटन ने उन्हें चुनौती दे दी है। हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि अगर बिना जमीन के अदला बदली के डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौता करा दे तो वो खुद उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने को तैयार हैं, क्योंकि वो ऐसा जानती है ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, लेकिन क्या ट्रंप ऐसा करा पाएंगे या उनका एजेंडा कुछ और है? हम आपको यह रिपोर्ट विस्तार से दिखाते हैं कि क्यों यह मामला इस समय इतना पेचीदा हो चुका है और राष्ट्रपति ट्रंप हो, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हो, यूक्रेन के बाकी नेता हो या यूरोप के बाकी नेता हो, उनके लिए समाधान निकालना बहुत कठिन होगा। ट्रंप ने अलास्का में पुतिन का स्वागत B-2 बम वर्षकों की गर्जना से किया। वहीं एयरबेस पर F-22 रैप्टर विमानों की लाइन लगाकर सुपर पावर वाली धमक दिखाने की कोशिश की। 3 घंटे तक पुतिन से बातचीत के बावजूद ट्रंप पुतिन को सीज फायर के लिए राजी नहीं कर पाए और इस वक्त भी यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। और अब व्हाइट हाउस में आज रात राष्ट्रपति ट्रंप ज़ेलेंस्की और ज़ेलेंस्की के न्योते पर वॉशिंगटन पहुंचे यूरोप के नेताओं से मिलेंगे। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कह दिया था कि रूस से जंग रुकवाना अब ज़ेलेंस्की के हाथों में है। Now it's really up to President Zelensky to get it done. And I would also say the European nations, they have to get involved a little bit. But it's up to President Zelensky. I think we are, and if they'd like, I'll be at that next meeting. They're going to set up a meeting now between President Zelensky and President Putin. And myself, I guess, you know, I didn't ask you about it. Not that I want to be there, but I want to make sure it gets done.
सवाल यह है कि पुतिन की वो कौन सी शर्त है जिस पर महायुद्ध को रोकने का पेच फंसा है। तो वो शर्त है दोनेत्स्क और लुहांस्क से जुड़ी, जिसे पुतिन यूक्रेन से हासिल करना चाहते हैं, जबकि जेलेंस्की उसे छोड़ने को राजी नहीं है। ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कहते हैं पुतिन ऐसा चाहते हैं, लेकिन वो यूक्रेन पर दबाव नहीं बनाना चाहते। If there's going to be a peace deal, it's not going to look like that. But he certainly is making demands. He's certainly asking for things that the Ukrainians and others are not willing to be supportive of, and that we're not going to push them to give. And the Ukrainians are asking for things that the Russians are not going to give up on. I know this sounds, I know everybody wants to have more detail, but we're trying to have a serious negotiation here and see if we can find any middle ground between two warring parties. विदेश मंत्री कह रहे हैं कि यूक्रेन को जमीन छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जबकि खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर एक ऐसे पोस्ट को रिपोस्ट किया जिसमें लिखा था यूक्रेन को कुछ इलाके रूस को सौंपने के लिए तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध जितने दिन चला वो और ज्यादा जमीन खोते जाएंगे। नक्शे पर साफ दिख रहा है कि क्रीमिया से लेकर लुहांस्क दोनेत्स्क तक के कई इलाके रूस के कब्जे में हैं, लेकिन 2014 के बाद से लगातार कोशिशों के बावजूद रूस लुहांस्क और डोनेत्स्क पर 100% कब्जा नहीं जमा सका है। वहीं जेलेंस्की ने भी वॉशिंगटन पहुंचते ही एक्स पर पोस्ट में लिखा, हम सभी की गहरी इच्छा है कि ये जंग जल्द और भरोसेमंद तरीके से खत्म हो और शांति स्थायी हो, वैसा नहीं जैसा बरसों पहले हुआ जब यूक्रेन को क्रीमिया और डोनबास के कुछ हिस्से को छोड़ने पर मजबूर किया गया और पुतिन ने उसका इस्तेमाल नए हमले के लिए स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर किया। अगर युद्ध रोकने के लिए पुतिन की यही शर्त है कि यूक्रेन डोनबास छोड़ दे, तो फिर ये बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? तो जवाब यही है कि ट्रंप यूक्रेन पर जमीन छोड़ने का दबाव बना सकते हैं और ऐसी किसी आशंका को दूर करने के लिए यूरोप के नेता मैक्रो, फेडरिक मर्ज, मेलोनी, स्टारमर और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष भी व्हाइट हाउस में मौजूद रहेंगे। असल में ट्रंप पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है, खासतौर पर जब वो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसी भी तरह इस जंग को रुकवाना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने पुतिन से मिलने जाते समय प्लेन से ही बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को फोन लगाया, जो पुतिन के सबसे अच्छे दोस्त हैं। वही उन्हें शक्तिशाली नेता बताया। ट्रंप जानते थे कि लुकाशेंको खुश हुए तो पुतिन भी खुश होंगे। इसके बावजूद अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि अगर यूक्रेन को जमीन का नुकसान कराए बिना ट्रंप ये जंग रुकवा देंगे तो वो खुद उनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश कर देंगी। There must be a ceasefire. There will be no exchange of territory, and that over a period of time, Putin should be actually withdrawing from the territory he seized in order to demonstrate good faith efforts, let us say, not to threaten European security. If President Trump were the architect of that, I'd nominate him for a Nobel Peace Prize. इस बार व्हाइट हाउस में पहले जेलेंस्की और ट्रंप मिलेंगे, फिर जेलेंस्की और यूरोप के नेताओं के साथ ट्रंप की बहुपक्षीय बातचीत होगी। एक तो ट्रंप पर पुतिन की ओर झुके होने के आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ वो नोबेल पुरस्कार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में आज की रात होने वाली मुलाकात पर रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अलावा भारत की भी नजरें होंगी, जिस पर 25% का फालतू टैरिफ ट्रंप ने लगा रखा है। आज तक ब्यूरो। यह मामला इस समय बेहद पेचीदा है और हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि इतना पेचीदा क्यों है इस समय। अगर आप रूस और यूक्रेन का ये नक्शा देखें या मानचित्र देखें तो सबसे पहले 2014 से बनाए हुए हैं। 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ तो ये जो डोनबास का इलाका है, लुहांस्क और डोनेत्स्क, यहां से रूस की सेना आगे बढ़ी और यहां तक आ गई। फिर 2025 होते होते वो ज़ेपोरिज़िया में भी पूरी तरह से आ गई थी, खरसोन में भी आ चुकी थी। अब ये पूरा पूर्वी हिस्सा जो है यूक्रेन का, लगभग 20%, पूरे देश का 20% हिस्सा अब रूस के कब्जे में है। अब राष्ट्रपति चाहते हैं, जो इस समय रूस के हैं, पुतिन, कि मैं इस इलाके से पीछे नहीं हटूंगा। और इसीलिए पिछले 2 दिनों में भी जो हमले हुए हैं वो थोड़ा बहुत, जैसे ये छोटे छोटे जिनको ओब्लास्ट कहते हैं, छोटे छोटे गांवों में, शहरों में, वो और कब्जा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब फरवरी 2022 में हमला शुरू हुआ था तो उन्होंने उत्तर से बेलारूस के जरिए हमला करा दिया था और राजधानी कीव के बिल्कुल पास तक पहुंच गए थे, और दक्षिण में ब्लैक सी से हमला करा दिया था और पूर्व से जमीनी हमला हुआ था। तो 3 तरफ से हमला हुआ और 3 साल में लगभग 20% देश अपना गंवा चुके हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की
हजारों लाखों लोग जो मारे गए और घायल हुए वो अलग। अब राष्ट्रपति पुतिन ने शर्तें क्या रखी हैं, हम आपको वो शर्तें भी दिखा देते हैं। पहली बात, जब तक पूर्ण शांति समझौता नहीं हो जाता, कोई वो पीसमील सीजफायर नहीं चाहते, पूर्ण शांति समझौता जब तक वो नहीं हो जाता तब तक सीजफायर नहीं होगा। वो एलओसी टाइप परिस्थिति नहीं चाहते। सेटल करो एक ही बार में मामला। डोनबास से हट जाए यूक्रेन की सेना, वो जो मैंने आपको पूर्व का इलाका दिखाया था डोनेट्स्क और लुहांस्क, वहां से हट जाए यूक्रेन की सेना पूरी तरह, ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, खरसोन और ज़ेपोरिज़िया में अग्रिम मोर्चों पर रूस अपनी तैनाती उसके बाद ही रुकेगा। खरसोन और ज़ेपोरिज़िया में मोर्च पर रूस अपनी तैनाती उस रुकेगा जब लुहांस्क का इलाका उसके पास आ जाएगा। तीसरी बात। चौथी बात बेहद महत्वपूर्ण, सुमी और खार्किव से रूस अपना कब्जा यूक्रेन को वापस देगा, लेकिन यह सशर्त है। सुमी और खार्किव सेकंड कैपिटल माना जाता है, रूसी बोलने वाले बहुत लोग वहां पर हैं। करीब काफी समय तक हम लोग वहां फंसे भी रहे थे, मारियोपोल और उस इलाके। सुमी और खार्किव से वो हट जाएंगे। अगली शर्त बेहद महत्वपूर्ण, पांचवी शर्त, क्राइमिया पर रूस की संप्रभुता, कब्जा नहीं, संप्रभुता को मान्यता मिले, तो यूरोप दे, अमेरिका दे, यूक्रेन दे, ताकि क्राइमिया अब रूस का हिस्सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र का रास्ता उसे रूस से मिलता है, ब्लैक सी फ्लीट उसकी बहुत जरूरी है। रूस पर प्रतिबंध पूर्ण या आंशिक रूप से हो, जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं अमेरिका ने, सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूरोप के देशों ने, वो सारे सैंक्शंस हटना शुरू हो, यह शर्त राष्ट्रपति ने रखी है। उसके अलावा यूक्रेन, आखिर जंग शुरू क्यों हुई इस मुद्दे पर, यूक्रेन कभी भी नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं हो सकता। ये पुतिन की रेड लाइन है। अगर यह शर्त नहीं मानी गई, युद्ध चलता रहेगा। यूक्रेन के कुछ हिस्सों या पूरे यूक्रेन में रूसी भाषा को आधिकारिक दर्जा मिले। भाषा का महत्व राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं, क्योंकि भाषा नहीं तो अस्तित्व नहीं, और इसीलिए वो चाहते हैं यूक्रेन का वो इलाका जहां लोग रूसी भाषा बोलते थे उन्हें आधिकारिक दर्जा मिले। रूसी रूढ़िवादी चर्च, यानी जो उनका ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उसको कार्रवाई की इजाजत, पूरी तरह से आबादी जो उनकी है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की, उनको स्वतंत्रता मिले, ये बात चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन। देखिए, वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते राष्ट्रपति पुतिन, और इसीलिए भाषा, संस्कृति और धर्म कितना आवश्यक है, ये विश्व को जानना जरूर चाहिए। इससे प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय उपाध्याय से हम इस पर चर्चा भी करेंगे। प्रणय, जो जमीनी स्थिति है उसको किस रूप में देखा जाए, आज की बातचीत से क्या निकलने की उम्मीद? प्रणय, देखिए गौरव, अगर जमीनी स्थिति की बात की जाए तो जमीन पर अभी भी स्थिति जो है वो लड़ाई भड़क जारी है। अगर बीते 24 घंटों की बात की जाए तो रूस की तरफ से जबरदस्त हमले किए गए हैं, जिसकी शिकायत व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने वाशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए की है। और उसके अलावा रूस की तरफ से, रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया है। उसके अंदर कहा गया है कि यूक्रेन की सेना की तरफ हमलों को नाकाम किया गया है, जो लगातार किए जा रहे हैं। बीते 1.5 महीनों को अगर आप देखें, जुलाई के बाद जब से ये चर्चा हुई है कि कोई सीजफायर समझौता हो सकता है, जब से स्टीव विटकॉफ मॉस्को के कई दौरे करना उन्होंने शुरू है, तब से रूसी सेना का जो एडवांसमेंट है यूक्रेन के कई इलाकों के अंदर वो बढ़ा है। आपने नक्शे के ऊपर समझाया, 20% यूक्रेन का हिस्सा अब सेना के कब्जे के अंदर है, और लगातार रूस सेना ने अपनी पकड़ को मजबूत किया है। रेड लाइंस भी आपने दिखाई। 6 महीने बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक बार फिर व्हाइट हाउस के अंदर होंगे, लेकिन अब की बार वो अकेले नहीं पहुंचे। अकेले पिछली बार पहुंचे थे तो काफी घिर गए थे, उनकी काफी घेराबंदी हुई थी राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की मौजूदगी में। तो इसलिए अब की बार वो यूरोप के तमाम नेताओं के साथ में वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि पहली मुलाकात आज शाम को राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की होगी। उसके बाद यूरोप के नेता जो हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे। और यूरोप की और यूक्रेन की चिंता यही है गौरव कि किसी तरीके से यूक्रेन के लिए एक फेस सेवर निकाला जाए, यूक्रेन की जमीन ज्यादा न जाए, और जो भी समझौता हो उसके अंदर कम से कम यूक्रेन की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी हो, लेकिन यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता, यह गारंटी रूस भी चाहता है। दरअसल फरवरी 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तब यूरोप और अमेरिका ने रूस को अलग थलग कर और राष्ट्रपति पुतिन को कमजोर करने की बहुत कोशिश की। एक बाकायदा मुहिम चलाई गई थी। अब अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन से हुई मुलाकात के बाद ट्रंप प्रशासन भी सवालों के घेरे में है कि उसने आखिर राष्ट्रपति पुतिन को इतना महत्व क्यों दिया। इस आरोप का बचाव करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्वीकार किया कि रूस एक बेहद शक्तिशाली राष्ट्र है। उन्होंने रूस के परमाणु हथियारों का भी हवाला दिया। सुनिए।
Putin is already on the world stage. He's already on the world stage. The guy's conducting a full-scale war in Ukraine. He's already on the world stage. He has the world's largest tactical nuclear arsenal in the world and the second largest strategic nuclear arsenal in the world. He's already on the world stage. When I hear people say that, it elevates him. Well, all we do is talk about Putin time. All the media's done is talk about Putin all the time for the last 4 or 5 years. That doesn't mean he's right about the war. I mean he's justified about the war. Put all that aside. It means you're not going to have a peace agreement between Russia and Ukraine. You're not going to end a war between Russia and Ukraine without dealing with Putin. That's just common sense. तो मार्को रूबियो ने दो टूक कहा कि अगर आपको शांति चाहिए तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के बिना यह शांति संभव ही नहीं है। मार्को रूबियो को सिर्फ इसी का बचाव नहीं करना पड़ रहा था कि आखिर क्यों अलास्का बुलाकर एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात की राष्ट्रपति ट्रंप ने। उन्हें मार्च 2022 में दिए गए अपने एक बयान के लिए भी घेरा जा रहा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि उनसे कोई समझौता संभव ही नहीं। उनका जो 7 मार्च 2022 का बयान था, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। This guy lies, habitually lies. He's never kept a deal he's ever signed, and he lies all the time. And I don't know why he places a violin in the West, because the West wants to believe that you got to deal with everybody. You can't cut a deal with guys like this. He's a professional, experienced liar. राष्ट्रपति ट्रंप की लगातार प्रयास उनका यह कोशिश उनकी यह है कि किसी भी तरह शांति स्थापित हो जाए, किसी भी तरह रूस के साथ बातचीत हो जाए, लेकिन बहुत दबाव वो भी झेल रहे हैं। लेकिन उनका एक रवैया नहीं समझ आ रहा। रूस के साथ तो उन्होंने व्यापार बढ़ाया, 20% पर आई, यह बात राष्ट्रपति पुतिन की, लेकिन व्यापार के भाव पर अतिरिक्त कर लगा रहे हैं। अमेरिका इस पर क्या बचा है? देखिए, अमेरिका की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं वो गलत उतरने वाली तो कतई नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि वो न केवल भारत को आइसोलेट करते हैं, जो रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है चीन, उसको लेकर जितने भी सवाल चाहे राष्ट्रपति ट्रंप से पूछे गए हों, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से पूछे गए हों, विदेश मंत्री मार्को रूबियो से पूछे गए हों, या पीटर नवारो जो कि इस पूरे मामले को लेकर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे पूछे गए हों, जो ट्रंप प्रशासन का अधिकारी है वो इस सवाल को टाल जाता है कि चीन को इस तरह से अलग रियायत क्यों दी जा रही है। लेकिन बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी नीति यही है। आज फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक बड़ा लेख पीटर नवारो की तरफ से लिखा गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि भारत जो है जो कुछ कर रहा है वो रूस की जो वॉर मशीनरी है उसको फ्यूल कर रहा है। लेकिन ये सवाल पलट के जब से पूछा जाता है कि भारत को आप आइसोलेट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की यूक्रेन को जो कि रूस के साथ आरोप कर रहा है, 20% ट्रेड बढ़ा है, ये खुद ट्रंप की मौजूदगी में राष्ट्रपति पुतिन ने इस चीज को कहा और इसे नकारा नहीं गया। और लगातार कारोबार भी आप बढ़ा रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, लेकिन भारत के ऊपर आप सेकेंडरी टैरिफ और जो एडिशनल टैरिफ हैं वो लगाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बताती हैं कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसे हम मान के चल रहे थे, जिस दोस्ती को हम निभा रहे थे, उस दोस्ती के अंदर अब शायद लगता है कि अमेरिका की नजरें बदल चुकी हैं। निश्चित पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि दो शक प्रतंत्र अगर अमेरिका का रवैया एक ऐसा बदल, भारत में भी लोग सोचेंगे क्या अमेरिका पर विश्वास किया जा सकता है या रूसी एक विश्वसनीय साझेदार भारत का रहा है दशकों से। दरअसल वॉशिंगटन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोप के कई नेताओं बीच जो मुलाकात होने वाली है, इससे पहले खार्किव समेत यूक्रेन के कई इलाकों में कहर बरपा है। बड़ी खबर इस समय आ रही है, ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात से पहले रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर 140 ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की तरफ से खबर यह है कि इसमें उसके 8 नागरिकों की मौत हो गई। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आज रात मुलाकात से पहले पूरे युग में शवों की यह खबर है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये खार्किव के उस इलाके में कहे जा रहे हैं 140 शाहिद ड्रोन, 4 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से वार किया गया और बड़ा वार किया गया। यूरोप के नेता भी इस बहुपक्षीय वार्ता में भाग लेंगे और वो अमेरिका पर संभवतः यह दबाव डालेंगे कि बातचीत से पहले जब इस तरह की बमबारी हो रही है यूक्रेन पर तो कैसे स्थायी शांति आएगी। इस अहम बैठक से पहले ताबड़तोड़ हमलों की यह खबर, 8 नागरिकों की मौत, 35 लोग घायल हुए। यूक्रेन की वायुसेना ने एक औपचारिक बयान दिया है। रूस ने बीती रात 40 शाहिद ड्रोन, डमी ड्रोन और 4 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी। 88 ड्रोन को दावा किया यूक्रेन ने कि उसने ध्वस्त कर दिया, मार गिराया, लेकिन 25 मिसाइलें और ड्रोन 10 अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थानों पर गिरे। खार्किव वो ब्लास्ट में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, 18 लोग यहां घायल हो गए, दर्जन भर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और वाहन इसमें क्षतिग्रस्त हो गए। ज़पोरिज़िया ओब्लास्ट की बात अगर करें, ज़पोरिज़िया इलाके की, तो रूस की गोलाबारी में
एक बच्ची की मौत हो गई, 6 लोग यहां घायल हुए। कुल मिलाकर 502 हमले 14 कस्बों पर किए गए हैं। डोनेस्क ओब्लास्ट में 3 नागरिक मारे गए, 7 घायल हैं। खरसोन ओब्लास्ट में आवासीय इलाकों का महत्वपूर्ण ढांचा वो निशाना बनाया गया, 2 यहां घायल हुए। सूमी की अगर बात करें तो सूमी में 37 कॉलोनीज में 90 हमले हुए, 2 लोग घायल हैं। बहुत ही 14 कस्बों पर किए गए हैं। डोनेस्क ओब्लास्ट में 3 नागरिक मारे गए, 7 घायल हैं। खरसोन ओब्लास्ट में आवासीय इलाकों का महत्वपूर्ण ढांचा वो निशाना बनाया गया, 2 यहां घायल हुए। सूमी की अगर बात करें तो सूमी में 37 कॉलोनीज में 90 हमले हुए, 2 लोग घायल हैं। बहुत ही दर्दनाक है ये तस्वीरें तो आ रही है इस समय यूक्रेन से। सबसे बड़ा प्रश्न यही कि इस सब गोलाबारी के बीच क्या शांति संभव है? इस बड़ी